हाय एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। तो इसमें जो रेगुलेटिंग एक्ट है, इसके ईस्ट इंडिया कंपनी का विनियमन क्या था और इसका जो प्रशासनिक परिवर्तन था वो क्या था, और इसमें जो अन्य परिवर्तन हुए और इसकी महत्ता क्या थी, आज वो इसके बारे में हम जानेंगे। इसमें है जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था, इस अधिनियम का अत्यधिक संवैधानिक महत्व था। तो इसका महत्व कैसे था? वो था संवैधानिक। पहला, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्य को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया यह पहला कदम था। इसके द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली। तीसरा, इसके द्वारा भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई, यानी कि जो सेंट्रलाइजेशन शुरू हुआ था एडमिनिस्ट्रेशन का, वो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा हुआ था। जो इस अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं थी वो कुछ इस प्रकार थी। इस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद दे दिया गया, यानी कि जो पहले बंगाल का गवर्नर था अब उसको गवर्नर जनरल बोला जाने लगा। उसकी सहायता के लिए 4 सदस्य कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। ये जो गवर्नर जनरल था इसकी एक परिषद गठित की गई जिसमें इसके 4 सदस्य थे। उल्लेखनीय है कि ऐसे पहले गवर्नर लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स थे। तो जो पहले जीजी यानी कि गवर्नर जनरल बने थे वो थे लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। सेकंड पॉइंट है इसमें, इसके द्वारा मद्रास एवं बम्बई के गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए, जबकि पहले सभी प्रेसिडेंसियों के गवर्नर एक दूसरे से अलग थे। अब जो बंगाल का गवर्नर जनरल था वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाने लगा। और दूसरी बात ये हुई कि जो बम्बई था और मद्रास था ये इसके अधीनस्थ हो गए, यानी कि ये इसके अंडर में आने लगे, जबकि पहला ऐसा नहीं था। पहले तीनों अलग अलग थे, फ्री थे एक दूसरे से। इसके बाद तीसरा इसका पॉइंट है, अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता में 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। तो जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी भारत में पहली बार, वो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा हुई, और जिसमें क्या था, एक मुख्य न्यायाधीश थे और 3 अन्य न्यायाधीश थे। चौथा इसका पॉइंट है, इसके तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत लेना प्रतिबंधित कर दिया गया। पहले क्या होता था, जो कंपनी के ऑफिसर्स थे वो अपना अलग से भी बिजनेस कर लिया करते थे, लेकिन इस एक्ट के आने के बाद उन्हें भारतीय लोगों से उपहार या किसी भी तरह की रिश्वत लेने से मना कर दिया गया, रोक दिया गया। पांचवा इसका पॉइंट है, इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, यानी कि जो कंपनी की गवर्निंग बॉडी थी, के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया। इसके बाद है, इसने भारत में इसके राजस्व, जो रेवेन्यू से रिलेटेड जितने भी मामले थे, नागरिक यानी कि सिटीजन, और सैन्य मामले यानी कि मिलिट्री से रिलेटेड जितने भी मामले थे, उनकी जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया। यानी कि जितने भी रेवेन्यू से रिलेटेड होंगे, नागरिकों से रिलेटेड होंगे और मिलिट्री से रिलेटेड जितने भी मामले थे उनको डायरेक्ट क्राउन को बताना आवश्यक कर दिया। फिर इसके बाद नेक्स्ट एक्ट आता है 1781 का संशोधन अधिनियम, यानी कि अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781। जो रेगुलेटिंग एक्ट था 1773 का, उसमें कुछ कमियां भी थी, और इसी को सही करने के लिए ब्रिटिश संसद ने यानी कि ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक एक्ट और निकाला जिसको अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 कहा जाता है, या जिसको हम एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी बोल देते हैं, यानी कि बंदोबस्त कानून। इस कानून की कुछ विशेषताएं थी जो इस प्रकार हैं। इस कानून ने गवर्नर जनरल तथा काउंसिल ऑफ सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बरी अथवा मुक्त कर दिया उनके ऐसे कृत्यों के लिए जो उन्होंने पद धारण के अधिकार से किए थे। उसी प्रकार
कंपनी के सेवकों को भी उनकी कार्य करने के दौरान की गई कार्यवाहियों के लिए सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से मुक्त कर दिया गया। यानी कि 1773 में जो सुप्रीम कोर्ट बनाई गई थी, सॉरी 1774 में जो सुप्रीम कोर्ट बनाई गई थी, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की पावर को क्या कर दिया, डाउन कर दिया गया है, यानी कि कम कर दिया गया। दूसरा पॉइंट था इसमें, इस कानून में राजस्व संबंधी मामले, यानी कि जितने भी रेवेन्यू से रिलेटेड मामले थे तथा राजस्व वसूली से जुड़े मामलों को भी सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्र अधिकार के बाहर कर दिया गया। यहाँ सेकंड पॉइंट में भी हम कह सकते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट की पावर थी उसे कम कर दिया गया। इसके बाद आता है इसका थर्ड पॉइंट, इस कानून द्वारा कलकत्ता के सभी निवासियों को सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत कर दिया गया। इसमें यह भी व्यवस्था बनाई गई कि न्यायालय हिंदुओं के निजी कानून के हिसाब से हिंदुओं तथा मुसलमानों के निजी कानूनों के हिसाब से मुसलमानों के वाद या मामले तय करेगा। चौथा पॉइंट है इसमें, इस कानून द्वारा यह व्यवस्था भी की गई कि प्रांतीय न्यायालयों की अपील गवर्नर जनरल इन काउंसिल के यहाँ दायर हो, न कि सर्वोच्चतम न्यायालय में। यहाँ पे भी जो सुप्रीम कोर्ट की पावर है उसे गिरा दिया गया, यानी कम कर दिया गया। इसके बाद अगर इसको एक नज़र से और देखें, 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है, इसमें जो ईस्ट इंडिया कंपनी का विनियमन था वो कैसा था, जो कंपनी के अधिकारों को निजी व्यापार में संलग्न होने से प्रतिबंधित कर दिया गया, यानी कि अब कोई भी निजी व्यापार नहीं करेगा। दूसरा पॉइंट आता है इसमें हमारा, जो कंपनी के शासी निकाय थे यानी कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे, उनके द्वारा ब्रिटिश सरकार को भारतीय मामलों के बारे में रिपोर्ट करना था, और वो मामले किससे रिलेटेड थे, वो थे राजस्व से, नागरिक से और सेना से। फिर इसके बाद आता है जो इसकी प्रशासनिक परिवर्तन था वो कैसा था। बंगाल के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में नामित किया गया। दूसरा, जो पहले इसके गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे वो थे लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। फिर इसके बाद इसमें थर्ड पॉइंट है, जो बम्बई और मद्रास है, इनकी प्रेसिडेंसियों के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। इसमें जो और अन्य परिवर्तन हुए थे, इसमें जो सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान दिया गया, जिसका अधिकार क्षेत्र क्या था, केवल जो कलकत्ता के सभी निवासी थे उन पर था। दूसरा पॉइंट है इसमें, सर्वोच्च न्यायालय के पास प्रतिवादियों के पर्सनल लॉ को प्रशासित करने की शक्ति थी। पर्सनल लॉ से मतलब है यानी हिंदू और मुसलमानों पर मुकदमे का निर्णय उनके अपने व्यक्तिगत कानून के अनुसार किया जाता था, सभी के लिए समान कानून नहीं था। महत्ता, ईस्ट इंडिया कंपनी को विनियमित और नियंत्रित करने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रथम प्रयास। और दूसरा इसका पॉइंट है, पहली बार कंपनी के जो राजनीतिक और प्रशासनिक कार्य थे उनको मान्यता दी गई। तीसरा पॉइंट इसमें आ जाता है, भारत में जो केंद्रीय प्रशासन है उसकी नींव रखी गई, यानी कि जो सेंट्रलाइजेशन हुआ था, सेंट्रलाइजेशन जो हुआ था वो हम कह सकते हैं कि वो हुआ था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। फिर नेक्स्ट जो इसका है, इसके बाद हम पढ़ेंगे 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। जो 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट था, इसमें रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की कमियों को दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद ने एक संशोधन अधिनियम पारित किया था, जो 1781 का था, उसके जिसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से जाना गया था। लेकिन इसके बाद भी एक अन्य महत्वपूर्ण अधिनियम पिट्स इंडिया एक्ट पारित किया गया, यह अस्तित्व में आया, और इसकी जो विशेषताएं थी वो कुछ इस प्रकार थी। इसने कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक यानी कि पॉलिटिकल और कॉमर्शियल कार्यों को अलग अलग कर दिया। इसने निदेशक मंडल को कंपनी के व्यापारिक मामलों के अधीक्षण की अनुमति तो दे दी, लेकिन जो राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए एक नियंत्रण
बोर्ड बनाया जिसको बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहा जाता है। इस प्रकार द्वैध शासन की व्यवस्था का आरंभ किया गया। और यहाँ पहले क्या हुआ था, 1773 में जो है सेंट्रलाइजेशन शुरू हुआ था, और अब यहाँ पे क्या हुआ था कि द्वैध शासन प्रणाली जो थी वो आरंभ हो गई थी या अस्तित्व में आ गई थी। इसके बाद थर्ड पॉइंट है इसका, नियंत्रण बोर्ड को यह शक्ति थी कि वह ब्रिटिश नियंत्रित भारत में सभी नागरिक, सैन्य, सरकार व राजस्व गतिविधियों का अधीक्षण और नियंत्रण करे। इस प्रकार यह अधिनियम दो कारणों से महत्वपूर्ण था। पहला तो गया इसमें भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया, और दूसरा इसमें हो गया कि ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के कार्यों और इसके प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया गया। इसके कुछ पॉइंट हैं, जैसे इसने स्पष्ट रूप से कंपनी के जो कॉमर्शियल और राजनीतिक यानी कि पॉलिटिकल जो कार्य थे उन्हें अलग कर दिया। इसने सभी सिविल और सैन्य अधिकारियों के लिए भारत और ब्रिटेन में अपनी संपत्ति का खुलासा करना अनिवार्य कर दिया। इसके बाद जो इसके प्रशासनिक परिवर्तन आया था पिट्स इंडिया एक्ट का, वो था द्वैध शासन यानी कोड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल की एक प्रणाली बनाई गई। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल। जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स था वो कैसे मामले देखता था, जो भी कॉमर्शियल मामले थे। इसको हम इस तरीके से याद रख सकते हैं, यानी कॉमर्शियल जो कंपनी से रिलेटेड जितने भी मामले होते हैं उसमें क्या होता है, उसमें कंपनी कौन चलाता है, डायरेक्टर चलाते हैं। यानी कि जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स था वो कॉमर्शियल मामलों से रिलेटेड था, और पॉलिटी में क्या होता है, पॉलिटिक्स में क्या होता है, बोर्ड बनाए हुए होते हैं। तो इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था उसमें कितने थे, सारे उसमें पॉलिटिकल मामले थे। फिर इसमें थर्ड पॉइंट आता है कि इसमें और कोई अन्य परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन जो इसकी महत्ता थी वो इस प्रकार थी कि पहली बार कंपनी के अधीन क्षेत्र को भारत में ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया, या ये कह सकते हैं कि ब्रिटिश रूलिंग इंडिया कहा गया। फिर ब्रिटिश सरकार को कंपनी के कार्यों और प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण दिया गया। उसके बाद जो एक्ट आता है, नेक्स्ट इसका एक्ट है 1773 का, सॉरी 1793 का चार्टर एक्ट। इस कानून की निम्नलिखित विशेषताएं थी। पहला, इसने लॉर्ड कॉर्नवालिस को दी गई काउंसिल के निर्णयों के ऊपर अधिभावी शक्ति को भविष्य के सभी गवर्नर जनरल और जो प्रेसिडेंसियों के गवर्नर थे तक विस्तारित कर दिया। सेकंड इसका पॉइंट है, इसने गवर्नर जनरल को अधीनस्थ बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी की सरकारों के ऊपर अधिक नियंत्रणकारी शक्ति प्रदान की। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, इसने भारत पर व्यापार के एक अधिकार को अगले 20 वर्षों की अवधि के लिए बढ़ा दिया। फिर इसमें चौथा पॉइंट है, इसने कमांडर इन चीफ के गवर्नर जनरल काउंसिल के सदस्य होने की अनिवार्यता समाप्त कर दी, लेकिन इसमें एक शर्त थी कि उस उसी रूप में नियुक्त किया उसे उसी रूप में नियुक्त किया गया हो। पांचवा है, इसने व्यवस्था दी कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है उसके सदस्यों तथा उनके कर्मचारियों को भारतीय राजस्व से ही भुगतान किया जाएगा। यानी कि जो भी कार्य होगा वो तो कंपनी के फायदे में होगा, लेकिन जो भुगतान किया जाएगा जो इंडिया का रेवेन्यू डिपार्टमेंट था यानी कि भारतीय राजस्व में से ही उसे भुगतान किया जाएगा। अगर इसको शॉर्ट पॉइंट में देखें हम, तो भारत में कंपनी के व्यापार का जो एक अधिकार था उसको 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया।
और जो भारतीय राजस्व से कर्मचारियों और जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था उसका भुगतान किया जाएगा। फिर जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी ब्रिटिश सरकार को प्रत्येक वर्ष 5 लाख पाउंड का भुगतान करेगी। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को हर साल 5 लाख पाउंड देगी। और फिर इसके बाद इसका जो प्रशासनिक परिवर्तन था वो ऐसा था कि जो गवर्नर जनरल को प्रेसिडेंसी के गवर्नरों की शक्तियों पर वरीयता दी गई। इसके बाद जो इसमें अन्य परिवर्तन थे वो थे कि जो गवर्नर जनरल है और जो गवर्नर कमांडर इन चीफ की नियुक्ति के लिए शाही अनुमोदन अनिवार्य कर दिया गया। इसके बाद इसका जो नेक्स्ट एक्ट है वो है 1813 का चार्टर अधिनियम। जो 1813 का चार्टर अधिनियम था इस कानून ने भारत में कंपनी के व्यापार एक अधिकार को समाप्त कर दिया, यानी भारतीय व्यापार को सभी ब्रिटिश व्यापारियों के लिए खोल दिया गया। अभी तक इसमें केवल जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वही व्यापार कर रही थी, लेकिन अब जो भी ब्रिटिश व्यापारी थे सब भारत में आके व्यापार कर सकते थे। लेकिन जो चाय का व्यापार था और चीन का व्यापार था उस पर अभी भी मोनोपोली थी कंपनी की, यानी कि अभी भी एक अधिकार था। अभी भी इसका जो व्यापार होगा चाय का और चीन से जो व्यापार होगा वो केवल ईस्ट इंडिया कंपनी ही करेगी। दूसरा इसका पॉइंट है इस कानून ने भारत में कंपनी शासित क्षेत्रों पर ब्रिटेन के राजा की प्रभुता को प्रकट और स्थापित कर दिया। तीसरा पॉइंट है इस कानून ने ईसाई मिशनरियों को भारत आकर लोगों को प्रबुद्ध करने की अनुमति प्रदान की। ब्रिटिशर्स का मानना था कि जो भारतीय होते हैं उन्हें पढ़ने की या रहने की तमीज नहीं होती या उनका कोई लहजा नहीं होता, तो उन्होंने क्या किया कि यहाँ पे ईसाई मिशनरियाँ बुलाई गई और उनसे कहा गया कि आप लोगों को शिक्षित करें, और जिसमें 1 लाख रुपया भी जो शिक्षा के लिए यहाँ पे उन्होंने भेजा था। चौथा पॉइंट है इस कानून ने भारत के ब्रिटिश इलाकों में बाशिंदों के बीच पश्चिम शिक्षा के प्रचार प्रसार की व्यवस्था दी। ये जो वेस्टर्न एजुकेशन थी इसी के लिए उन लोगों ने 1 लाख रुपए की क्या थी रकम भेजी थी कि आप भारत जाइए और जो वहाँ के लोग हैं जो वहाँ के बच्चे हैं उन्हें जाइए और वेस्टर्न एजुकेशन दीजिए ताकि वो हमारे यहाँ का कल्चर सीख सकें। पांचवा इसका पॉइंट है कि इस कानून ने भारत की स्थानीय सरकारों को व्यक्तियों पर कर लगाने के लिए अधिकृत किया, यानी कि जो भारत की लोकल गवर्नमेंट थी वो व्यक्तियों पर टैक्स लगा सकती थी, और यदि उस टैक्स का वो भुगतान नहीं करेंगे, नहीं करने पर उन्हें दंड की व्यवस्था भी की, यानी कि उन्हें दंड दिया जाएगा। अगर एक नज़र में इसको फिर से देखें तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एक अधिकार को समाप्त कर दिया गया, लेकिन अपवाद में इसमें चाय में व्यापार और जो चीन के साथ व्यापार था वो शामिल है, वो अपवाद है। इसे अभी भी केवल ईस्ट इंडिया कंपनी ही कर सकती थी। जो इसका प्रशासनिक परिवर्तन था भारत में कंपनी शासित क्षेत्रों पर ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता को स्थापित कर दिया गया। स्थानीय सरकारों को कर लगाने के लिए अधिकृत किया और कर का भुगतान नहीं करने पर दंड देने की व्यवस्था कर दी। जो इसमें अन्य परिवर्तन थे वो थे ईसाई मिशनरियों को भारत में अपने धर्म का प्रचार करने की अनुमति दी गई। भारत के ब्रिटिश क्षेत्रों में पश्चिमी शिक्षा की आवश्यकता पर बल दिया गया, यानी कि जोर दिया गया आप इन्हें वेस्टर्न एजुकेशन सिखाएं, और इसके लिए 1 लाख रुपए का आवंटन किया गया था। फिर इसकी जो महत्ता है वो है कि अंग्रेजों ने भारतीयों को शिक्षा प्रदान करने की एक नई जिम्मेदारी संभाली। दूसरा, अधिनियम द्वारा जो मिशनरी थी उनकी गतिविधियों पर सख्त नियंत्रण को शिथिल कर दिया गया। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।